आज की इस वीडियो में हल करेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 का गणित। इसका जो शुरू करने वाले हैं अध्याय 1 से। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि अध्याय 1 में दिया गया है परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। इसका जो हमने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लें तब आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यानी कि वहाँ पे जो है परिमेय संख्या के बारे में पूरा बताया गया है, यानी परिमेय संख्या क्या होती है और इनके जितने भी गुणधर्म हैं, ठीक है, उन सभी को बताया गया है। तो इस वीडियो में जो हम लोग हल करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी स्वयं करके देखे हैं उनको हल किया जाएगा और साथ में जो इनके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी बारी बारी से हल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्वयं करके देखिए। यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सारणी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हाँ और नहीं से इसका उत्तर भर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है यहाँ पे दिया हुआ परिमेय संख्या है, तो ये योग के समृद्ध है कि नहीं है, या फिर व्यवकलन के समृद्ध है, गुणन के समृद्ध है, भाग के समृद्ध है कि नहीं है। तो यही हमको यहाँ पे हाँ या फिर नहीं में इसमें इसका उत्तर जो है भरना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे समृद्ध नियम। देखिए, समृद्ध नियम में भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो समृद्ध नियम होता है तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या, तो यहाँ पे कोई दो परिमेय संख्या होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते ए कोई परिमेय संख्या है, उसके बाद बी भी एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम जोड़ दे या फिर घटा दे या गुणा किए कर दे या फिर भाग कर दे, तो इसका उत्तर हमें क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे करना क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पे ए एक परिमेय संख्या और बी भी एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमें क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। अगर इसको हम घटा देंगे तब पर भी इसका उत्तर आना चाहिए परिमेय संख्या। गुणा कर देंगे तब पर भी इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या। भाग कर देंगे तब पर भी आना चाहिए एक परिमेय संख्या। अगर सभी का उत्तर परिमेय संख्या आते हैं तब ये जो है आपके समृद्ध नियम के अंतर्गत आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से इनको समझेंगे कि योग के समृद्ध है या फिर व्यवकलन के समृद्ध है, गुणन के समृद्ध है, भाग के समृद्ध है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्या, सबसे पहले चलिए यहाँ पे योग का हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ए का मान हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, 3/5। देखिए 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद बी का मान हम मान लेते हैं माइनस में 1/5, और ये भी एक परिमेय संख्या है। 3/5 भी एक परिमेय संख्या है और -1/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं योग का, ठीक है, योग का हम लोग देख रहे थे। तो योग का मतलब होता है जोड़। तो इसको हम जब जोड़ देंगे ना तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। अगर परिमेय संख्या आ जाएंगे तब ये योग के समृद्ध होंगे, अगर नहीं आएंगे तो ये योग के समृद्ध नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको। जिससे सबसे पहले हम लोग योग करेंगे, यानी 3/5 को हम लोग जोड़ेंगे किसमें, माइनस में 1/5 से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि इन दोनों का एलसीएम करेंगे। देखिए दोनों का जब एलसीएम हम करेंगे तो निकलेगा 5। इन दोनों का 5 का एलसीएम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
5 के पहाड़े में 5 आएगा एक बार में, और इसी 1 से क्या करेंगे, इस 3 को गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3। प्लस को जब गुना करेंगे माइनस से तो हो जाएगा माइनस। 5 के पहाड़े में 5 आएगा एक बार में, और इसी 1 को हम क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 3 में से जब 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा 2, और नीचे में ये जो 5 है 5 उसी प्रकार से रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2/5 इसका उत्तर आ गया, जो कि ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये देखिए ये जो है आपके यानी कि योग जो है परिमेय संख्या का योग जो है समृद्ध नियम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या भरा हुआ है, हाँ भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमें भरना नहीं है। अब आगे वाले हम लोग देखेंगे व्यवकलन के लिए। देखिए व्यवकलन में हम लोग देखेंगे, देखिए व्यवकलन का अर्थ होता है घटाव, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे a का मान जो यहाँ पे 3/5 हमने लिया है, इसी को हम लोग ले लेते हैं। आप यहाँ पे अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, आप यहाँ पे दूसरे उदाहरण भी लेकर के इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे माइनस में 1/5 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम कर देंगे। एलसीएम करेंगे तो 5 का 5 रह जाएगा, और 5 के पहाड़े में 5 आएगा एक बार में। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों गुना होकर के हो जाते हैं प्लस। 5 के पहाड़े में 5 आएगा एक बार में, और 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 3 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और ये जो नीचे 5 है तो 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, जैसे इस तरह से लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 4/5 एक परिमेय संख्या है। 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी जो है ना ये जो है यानी कि परिमेय संख्या का घटाव जो है क्या हो गया, ये समृद्ध नियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, हाँ भर दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे गुणन के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग गुणन के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम क्या करें, ए का मान कुछ भी मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3/8 मान लेते हैं, और बी का मान लेते हैं 2/में, चलिए यहाँ पे 2/9 कर देते हैं। आप यहाँ पे अन्य भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करें, गुना कराएंगे। 3/8 को हम गुना करेंगे किससे, 2/9 से। देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 से 9 भी कट जाएगा 3 बार में। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया। और चल देखिए यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। तो इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और 4 को जब गुना कर देंगे 3 से तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/12। 1/12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या का गुणन जो है समृद्ध नियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाँ भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हाँ भरा जाएगा। अब आगे जो हम लोग देखेंगे भाग के लिए, तो चलिए यहाँ पे हम लोग भाग के लिए भी देख लेते हैं। देखिए भाग के लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे ए का मान ले लेते हैं 3/8। उसके बाद बी का मान ले लेते हैं, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 9/16। देखिए यहाँ पे अब इसको हमें भाग कराना है। 3/8 को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 9/16 से। तो ये हो जाएगा 3/8, भाग को बदलेंगे गुना में, तो 16 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो 8 के पहाड़े में 16 कट जाएगा 4 बार में, और 3 के पहाड़े में 9 आएगा 3 बार में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऊपर में 4 बच गया और नीचे बच गया 3। देखिए यहाँ पे 4/3, 4/3 क्या, एक परिमेय संख्या है। 4/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का भाग जो है वो समृद्ध नियम के अंतर्गत
आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। आगे जो दिया गया पूर्णांक संख्या है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पूर्णांक संख्या के बारे में भी देख लेते हैं। अब पूर्णांक संख्या में हम क्या करेंगे कि यहाँ भी सबसे पहले हमें योग से ही देखना है। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि देखिए ए कोई एक पूर्णांक संख्या है और बी भी एक पूर्णांक संख्या है। जब इनको हम जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हमें क्या मिलना चाहिए, एक पूर्णांक ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चाहे हम गुणा करें, भाग करें या फिर घटाव करें, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्या है योग के समृद्ध हैं, गुणन के समृद्ध है या फिर भाग के समृद्ध हैं। चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्या कि उदाहरण के माध्यम से इनको भी समझ लेते हैं। ए का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में 8 और बी का मान कर लेते हैं 5। ठीक है, आप यहाँ पे और भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना -8 क्या है, एक पूर्णांक संख्या और 5 भी एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या जो भी माइनस में भी हो और प्लस में भी उन्हें ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इनको जोड़ देते हैं, -8 को जोड़ देंगे 5 के साथ, तो इसका उत्तर क्या आ गया, -3 आ गया। देखिए -3 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, -3 क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या का योग जो है समृद्ध नियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आप यहाँ पे हाँ भर दीजिएगा। अब आगे जो है व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी दो पूर्णांक संख्या लेते हैं। चलिए ए का मान लेते हैं 9 और बी का मान लेते हैं कितना, 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम इसको घटा लेते हैं। 9 को जब घटा देंगे 7 से तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसको जब उल्टा करके घटा देते हैं, 7 को हम घटा देंगे माइनस में, 7 में से हम क्या करें 9 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। देखिए -2 भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, -2 भी क्या एक पूर्णांक संख्या है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, सर यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पूर्णांक संख्या जो है ये घटाव के अंतर्गत समृद्ध है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको भर सकते हैं। आगे जो है गुणन के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ए का मान लेते हैं -8 और बी का मान कर लेते हैं 5। तो इनको हम गुना करेंगे, यानी -8 को जब हम गुना कर दें किससे, 5 से, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, -40। -40 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, या फिर हम इसको उल्टा करके भी गुना कर सकते हैं, यानी कि 5 को हम गुना कर देंगे -8 से, तो पर भी यहाँ पे -40 आएगा, और ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है ये पूर्णांक संख्या गुणन जो है समृद्ध नियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या भरा हुआ है, हाँ भरा हुआ है। अब जो है भाग के लिए अगर देखिएगा, भाग के लिए, तो यहाँ से हम भाग के लिए भी उसी प्रकार से कर सकते हैं कि चलिए यहाँ पे हम ए का मान कर लेते हैं -8 और बी का मान कर लेते हैं 4। देखिए यहाँ पे हमें करना है भाग, यानी -8 को हमें क्या करना है, भाग करना है 4 से। देखिए इसको काटेंगे तो हो गया -2, तो -2 क्या, एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी इसको उल्टा करके भाग करेंगे, यानी कि 4 को लिखेंगे ऊपर और 8 को लिखेंगे नीचे। चलिए माइनस ऊपर हम लगा देते हैं। ठीक है, माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 4 के पारे से दोनों ही कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ गया, -1/2। देखिए -1/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ना कि पूर्णांक संख्या है। ये क्या पूर्णांक संख्या आपके नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जैसे कि हमने इसको भाग किया था तो इसका पूर्णांक आ गया, लेकिन जब इसको उल्टा करके हम लोग भाग किए तो ये पूर्णांक संख्या प्राप्त हमें नहीं हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे जो हम लोग को देखना है, आगे हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, जो पूर्ण संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या में भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को देखना है योग में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग योग में देख लेते हैं। तो देखिए योग में क्या होगा, जैसे कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है, ए और बी क्या है? दो पूर्णांक है, सॉरी ए और बी दो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हमें क्या मिलना चाहिए? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ने का पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के समृद्ध है या फिर गुणन के समृद्ध है कि नहीं है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं ए का मान 7 और बी का मान कर लेते हैं 3। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं, 7 को जोड़ेंगे 3 से तो हो जाएंगे 10। 10 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 10 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है ये पूर्ण संख्या योग के समृद्ध है। तो यहाँ पे आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे हाँ हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यवकलन के लिए यानी कि घटाव के लिए। देखिए यहाँ से हम ए का मान ले लेते हैं 6 और बी का मान कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम घटा देते हैं, 6 को हम घटाएंगे 3 से, तो देखिए 3, यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो ये एक पूर्ण संख्या है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 में से हम 6 को घटा देते हैं, 3 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया? -3, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है व्यवकलन में पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या समृद्ध नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं इसको भर लीजिएगा। अब आगे जो है गुणन के लिए, तो देखिए गुणन के लिए क्या करना होगा कि हम चलिए यहाँ पे गुणन के लिए देख लेते हैं। देखिए गुणन में हम लोग जो देखेंगे, चलिए यहाँ पे ए का मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे कुछ 3 और बी का मान कर लेते हैं 4। इसको हम गुना कर देते हैं, 3 को जब गुना करेंगे 4 से तो आ जाएंगे 12। 12 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 12 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अब इसको उल्टा करके भी हम गुना कर देंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि यहाँ पे फिर भी हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसको हम बदल के भी किए तब पर भी हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या गुणन के समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। अब जो है आगे हम लोग इसी में देख लेंगे भाग के लिए। तो भाग के लिए हम ए का मान कर लेते हैं 8 और बी का मान कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम भाग कर देते हैं, 8 को भाग करेंगे 4 से तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में। तो 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे? उल्टा करके भाग करेंगे, यानी 4 को हम लिखेंगे ऊपर और 8 को लिखेंगे नीचे। जब इसको हम भाग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 1/2। देखिए 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये आपके परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है यानी पूर्ण संख्या जो है भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर नहीं भरा हुआ है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, यानी कि ए और बी कोई दो प्राकृत संख्या है।
जब इसको हम लोग जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे या फिर गुना करें या भाग करें, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक प्राकृत संख्या ही हमें प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ए का मान हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। 3 कर लेते हैं। अब बी का मान कर लेते हैं 5। इसको हम जोड़ देंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे 5 से तो 8। 8 क्या है, एक प्राकृत संख्या। अब इसको हम लोग उल्टा करके भी अगर जोड़ देंगे ना तब पर भी हमें 8 ही प्राप्त होगा, यानी कि ये भी एक प्राकृत संख्या है। इसलिए ये जो है आपके जो है योग के समृद्ध हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब आगे जो हम लोग व्यवकलन के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए का मान हम कर लेते हैं 5 और बी का मान कर लेते हैं 2। इसको घटा लेते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। 3 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 3 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले 2 में से क्या करेंगे, घटाएंगे 5 को। 2 में से जब 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। -3 क्या है, -3 एक पूर्णांक संख्या है। -3 एक पूर्णांक संख्या और 3 जो है एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर यानी कि बराबर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका उत्तर भी दिया हुआ नहीं में। ठीक है, उसके बाद जो है गुणन में हम लोग देख लेते हैं प्राकृत संख्या का। देखिए गुणन के लिए अगर हम लोग देखेंगे इसको तो ए का मान कुछ भी कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं और बी का मान कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 2। तो देखिए इसको हम गुना कराएंगे, 6 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएंगे 12। तो 12 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब इसको उल्टा करके गुना करें तब पर भी हमें 12 ही प्राप्त होगा, यानी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है इसका भाग का, तो भाग में भी हम क्या करेंगे, ए का मान कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ए का मान कर लेते हैं 12। अब बी का मान कर लेते हैं 4। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 को भाग करेंगे 4 से तो कट जाएगा ये 3 बार में। 3 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 3 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब जो है 4 को लिखेंगे ऊपर और 12 को लिखेंगे नीचे। इसको जब हम काटेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि इसका उत्तर कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ जो है क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पेज संख्या 5 का जो स्वयं करके देखें समझ में आ गया होगा। तो आगे जो हम लोग देखेंगे आगे जो दिया होगा यानी कि पेज नंबर 9 में। ठीक है, तो 9 में भी हमें इसी प्रकार से बताना है। और यहाँ पे जो आपके क्या चीज़ है, ये क्रम विनिमयता का लागू करना है। ठीक है, क्रम विनिमयता नियम लागू होता है कि नहीं होता ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते क्या, चलिए 1 मिनट थोड़ा सा मोबाइल को सीधा करते हैं। तो देखिए अब जो है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्रम विनिमयता का देखना है नियम। तो देखिए क्रम विनिमयता में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रम विनिमयता। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हाँ और नहीं में इसका उत्तर भर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में देखना है। और इसमें भी हमें क्या बताना है, सबसे पहले योग करना है। ठीक है, योग में क्या करना है कि जैसे देखिए a + b, ठीक है, कोई 2 परिमेय संख्या है, इनको जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक
परिमेय संख्या आना चाहिए। और इसी को जब हम उल्टा करके जोड़ेंगे यानी b प्लस में a कर दे, तब पर भी इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अगर ये आ जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है क्रम विनिमयता नियम के यानी सॉरी यहाँ पे क्रम विनिमयता लागू होता है या फिर नहीं होता, ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक उदाहरण ले लेंगे। a का मान यहाँ पे हम कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, -2/5 और b का मान कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 1/5। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ देते हैं, -2/5 और इसको जोड़ेंगे 1/5 से। देखिए यहाँ पे दोनों का यानी भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 5 और यहाँ पे -2 प्लस में 1, इसको जब आप घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/5। -1/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, एक परिमेय संख्या। अब इसको हम लोग उल्टा करके जोड़ देंगे, यानी कि 1/5 को पहले लिखेंगे, अब बाद में लिखेंगे -2/5 को। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर दोनों का समान होता है कि नहीं होता है, वो हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। देखिए दोनों 5 का एलसीएम करें तो हो जाएगा 5, फिर से यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, क्योंकि प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें से जब घटा देंगे तो -1 और नीचे हो जाएगा 5। तो यहाँ भी एक परिमेय संख्या यानी कि इनका आंसर यानी कि सॉरी यहाँ पे उत्तर जो देखेंगे दोनों का बराबर आ चुका है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो क्रम विनिमय यहाँ पे लागू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यानी कि घटाव में, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग घटाव के लिए भी देख लेते हैं, यानी कि व्यवकलन। देखिए यहाँ से हम क्या करें, a का मान कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना 5/7 और b का मान मान लेते हैं 2/7। तो इसको क्या करेंगे, एक बार घटा देते हैं 5/7 को 2/7 से। आप यहाँ पे अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 7 के प्रथम 7 आएगा एक बार में, तो 1 को जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और घटाव का चिन्ह होगा। 7 के प्रथम 7 आएगा एक बार में, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। 5 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3 और नीचे में आ जाएगा 7, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसका उत्तर आ गया 3/7, यानी कि 3/7 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी करेंगे, तो यानी कि आना चाहिए एक हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जैसे कि फिर से हम उल्टा करके करेंगे, यानी कि यहाँ से सबसे पहले 2/7 में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे -5/7। तो देखिए इसका उत्तर दोनों का समान आना चाहिए। अगर समान आएंगे तभी हम कहेंगे कि क्रम विनिमय के नियम जो सत्य है, नहीं तो सत्य नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हम करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 के बराबर 7 है। देखिए यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते 2 -5 और इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा -3 और नीचे में आ जाएंगे 7, ये वाले 7 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3/7 है और यहाँ पे -3/7 है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यवकलन में जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्रम विनिमय नियम लागू यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है हम लोग क्या करेंगे कि गुणन के लिए भी देख लेते हैं। गुणन के लिए तो देखिए गुणन में हम उसी प्रकार से ले सकते हैं, a का मान कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे 3/8 और b का मान कर लेते हैं 2/9। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 3/8 को गुना करेंगे किससे, 2/9 से। तो यहाँ पे जो कटेगा काटेंगे, ये कट जाएगा 4 बार में और ये कटेगा 3 बार में। देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ऊपर बच गया 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। इसको जब हम गुना करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 4 को गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसका उत्तर कितना आ गया, 1/12 आ गया। अब इसको हम क्या करें, उल्टा करके गुना करेंगे, यानी कि 2/9 को हम पहले लिखेंगे और
गुना करेंगे किससे, 3/8 से। तो देखिए 3 को हम काटेंगे, 3 बार में कटेगा और ये कटेगा 4 बार में। ऊपर एक, यहाँ भी एक, ठीक है, दोनों जगह एक एक बच गया। ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 होगा और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों का उत्तर एक ही जैसा आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जो है गुणन के गुणन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्रम भिन्नता के नियम यहाँ पे जो लागू यहाँ पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हम लोग देखेंगे भाग के लिए, तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम क्या ए का मान ले लेते हैं 5/8। उसके बाद बी का मान कर लेते हैं 10/, यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ 15 कर लेते हैं, 15/16। तो देखिए यहाँ पे हम भाग करेंगे, यानी 5/8 को क्या करना है, भाग करना है 15/16 से। तो ये हो जाएंगे 5/8 और यहाँ पे ये भाग बदलेगा गुना में, तो 16 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। तो जो कटेगा काट देंगे। देखिए 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। ऊपर देखेंगे बच गया 2 और नीचे बच गया 3। ठीक है, यहाँ पे 2/3 आ गया। अब इसी को एक बार उल्टा करके भाग करना है, यानी कि 15/16 को पहले लिखेंगे और भाग कराएंगे किससे, 5/8 से। तो 15/16 भाग बदलेगा गुना में, तो ये 8 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो 8 दूनी 16 और 5 दिया 15। तो यहाँ पे बच गए 3/2। देखिए यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 3/2 है, यानी कि यहाँ भी इसका उत्तर एक जैसा नहीं आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो क्रम, इसमें जो है क्या कि क्रम भिन्नता नियम जो यहाँ पे लागू नहीं हो रहे, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या भराएगा, नहीं। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के लिए। देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे पूर्णांक संख्या में। ठीक है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से ए और बी कोई 2 पूर्णांक हो। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, एक, यानी इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। और फिर इसको जब हम उल्टा करके जोड़ देंगे, ठीक है, b + a, तब पर भी इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक, यहाँ पे दोनों का आंसर क्या, यानी कि उत्तर क्या आना चाहिए, दोनों का बराबर आना चाहिए, एक ही जैसा आना चाहिए। तभी यहाँ पे जो है क्रम भिन्नता नियम लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, उदाहरण लेकर के इनको समझ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का मान यहाँ पे ले लेते हैं, जो भी आपको लेना हो। जैसे कि हम ए का मान कर लेते हैं -8 और बी का मान कर लेते हैं 5। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। और देखिए ये नियम जो है ना आपके यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं इन सभी में लागू होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सभी में लागू होगा यही नियम आपका। पहले ए को बी से जोड़ना है, फिर बाद में बी को ए से जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए -8 को जोड़ेंगे 5 से, तो यहाँ पे बचेंगे -3। अब इसी 5 को हम क्या करेंगे, फिर से इसमें जोड़ेंगे क्या, -8, तो हो जाएगा 5 और यहाँ -8। जब इसको हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दोनों का उत्तर एक ही जैसा आ गया, यानी कि मतलब दोनों का उत्तर एक ही जैसा आ गया, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। अब आगे जो है व्यवकलन के लिए हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से ए का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं 7 और बी का मान कर लेते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक बार 7 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे 5 से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2। अब एक बार क्या करें, 5 को हम घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे 7, तो यहाँ बच जाएगा -2। तो यहाँ पे हम देखें कि इन दोनों का उत्तर जो एक जैसा नहीं आया है, यहाँ पे दोनों का उत्तर क्या हो गया, अलग अलग आ गया। एक आ गया आपके, यानी कि यहाँ पे अलग अलग उत्तर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, इसलिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएंगे इसके उत्तर, यहाँ पे नहीं जैसे भरा हुआ, यहाँ पे उत्तर इसके हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब आगे जो है गुणन के लिए
तो गुणन में भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2 उदाहरण ले लेंगे। जैसे ए का मान ले सकते हैं 8 और बी का मान कर लेते हैं 3। तो एक बार हमको करना है 8 को गुना करना है 3 से, और फिर एक बार इसको उल्टा करके यानी कि 3 को गुना कर देना है 8 से। तो इसको हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24, और इसको भी जब हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 24। यहाँ पे दोनों का उत्तर एक जैसा आ गया, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे। अब आगे जो है भाग के लिए भी हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो यहाँ से ए का मान कर लेते हैं यहाँ पे 12, अब बी का मान कर लेते हैं 4। तो चलिए यहाँ पे एक बार 12 को भाग लगा देंगे 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3। अब एक बार जो 4 में भाग लगाना है 12 से, यानी कि उल्टा करके 4 को लिखना है ऊपर और 12 को लिखना है नीचे। ठीक है, इसको भाग लगाएंगे क्या आएगा 1 और नीचे आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 1/3। देखिए यहाँ पे उत्तर है 3 और यहाँ पे उत्तर आ गया कितना 1/3, यानी कि दोनों एक जैसा नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अब आगे जो हम लोग को देखना है पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, कोई 2 पूर्ण संख्या यानी कि ए और बी कोई 2 पूर्ण संख्या है, जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमें इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। फिर से इसको हम उल्टा करके जोड़ेंगे, बी प्लस ए को हम जोड़ देंगे तो भी इसका उत्तर में क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। इसी तरह हमें क्या करना है, गुना में भी करना है, भाग में भी करना है और घटाव में भी करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे योग के लिए करेंगे, तो यहाँ पे ए का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्या तब जैसे 0 भी ले सकते हैं। अब बी का मान आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 को हम जोड़ देंगे 2 से, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। और एक बार उल्टा करके जोड़ेंगे कि बी को पहले लिखेंगे, यानी कि 2 को पहले लिखेंगे और 0 को बाद में लिखेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये भी आ गया 2, यानी कि ये दोनों का उत्तर एक जैसा आ गया। ठीक है, एक ही जैसा उत्तर इसके हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे। अब आगे जो है हम लोग देखेंगे व्यवकलन के लिए यानी कि घटाव के लिए। तो देखिए यहाँ पे ए का मान हम कर लेते हैं 5 और बी का मान कर लेते हैं 2, या फिर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, चलिए 0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 5 में से हम क्या करेंगे, एक बार 0 को घटाएंगे और एक बार 0 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि एक बार इसको पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 5, यानी कि दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये क्रम भिन्नता नियम इसमें लागू नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे क्या, गुणन के लिए भी देख लेते हैं। तो गुणन में भी ऐसे ही हम लोग ए का मान कर लेते हैं 5 और बी का मान कर लेते हैं 3। तो एक बार हम क्या करना है, 5 को गुना करना है 3 से और एक बार 3 को गुना कर देना है 5 से। ठीक है, इसी को उल्टा करके करना है। ठीक है, यानी कि यही संख्या को हमें उल्टा करके देखना है। 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, और 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि दोनों के उत्तर एक समान आ गए हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या के लिए यहाँ पे हाँ हो जाएंगे। अब देखिए व्यवकलन के लिए, व्यवकलन तो हो गया, यहाँ पे अब हो जाएगा भाग के लिए। देखिए भाग के लिए हम क्या करेंगे कि 2 पूर्ण संख्या ले लेंगे। 2 पूर्ण संख्या, चलिए ए का मान कर लेते हैं 8 और बी का मान कर लेते हैं 4। तो एक बार हमें क्या करना है, 8 में भाग लगाना है 4 से, और एक बार 4 में भाग लगाना है 8 से। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी इसका उत्तर क्या आ गया 2, और इसको जब काटेंगे तो 1 और 2, यानी कि 1/2। देखिए दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जो दिया गया है प्राकृत संख्या के लिए, चलिए हम लोग यहाँ पे प्राकृत संख्या के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, ए और बी कोई 2 प्राकृत संख्या है,
जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अब इसको उल्टा करके हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तब पर भी क्या होना चाहिए, यानी कि प्राकृत संख्या कि दोनों का उत्तर एक ही जैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे योग में देखना है। तो जैसा कि हम लोग ए का मान कर लेते हैं 2 और बी का कर लेते हैं 4। तो एक बार 2 को जोड़ेंगे 4 के साथ, एक बार 4 को जोड़ेंगे 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि दोनों का उत्तर एक जैसा आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। अब आगे जो हम लोग देखेंगे इसी में, यानी कि व्यवकलन के लिए, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ए का मान लेते हैं 5 और बी का मान लेते हैं 3। एक बार 5 में हम क्या करेंगे, घटाएंगे 3 और एक बार 3 में से घटाएंगे 5। तो इसमें से घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि दोनों का उत्तर एक जैसा नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो है हम लोग देख लेते हैं गुणन के लिए, ठीक है, किसमें देखेंगे, गुणन के लिए। तो यहाँ से ए का मान कर लेते हैं 5 और बी का मान कर लेते हैं 2, यानी कि एक बार 5 को गुना कराना है 2 से और एक बार 2 को गुना कराना है 5 से। तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 और 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि दोनों के उत्तर एक ही जैसे आ गए, इसलिए यहाँ पे इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे हाँ हो जाएंगे, ठीक है। आगे जो है भाग के लिए, तो चलिए हम लोग भाग के लिए भी देख लेते हैं। देखिए आगे जो हम लोग देखेंगे भाग के लिए, ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कर लेते हैं 8 और बी का मान कर लेते हैं 2। तो एक बार 8 में भाग करना है 2 से और एक बार 2 में भाग करना है 8 से। तो इसको जब भाग लगाएं तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे जब भाग लगाएं तो यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे हो जाएगा 4, यानी कि 1/4। देखिए यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 1/4 आ गया, यानी कि दोनों के उत्तर एक जैसे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला जो स्वयं करके देखें इन सभी को देखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे।